जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखो, ये संकेतांक दिया रहेगा, उसके बाद में ये यहाँ बच्चों का अनुपूर्णांक रहेगा, उसके बाद नाम रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेंगे। पूर्णांक बच्चों आपको जो है रहेगा वो 70 अंकों का जो है रहेगा। और नोट में क्या रहेगा बच्चों? नोट में जो है सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। नोट में जो रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक नंबरों का रहेगा। समय 3 घंटे आपको 15 मिनट मिलेंगे। और पूर्णांक में बच्चों जो है 70 अंकों का, और जो रहेगा वो प्रैक्टिकल वगैरह संबंधित रहता है। तो चलिए सबसे पहले भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक अंकों का रहेगा, जो है एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? कैटियस को, कांट को, इरेटोस्थनीज को, टालमी को। सही जवाब सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है, यानी बच्चों जो है सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जो है जारी जो है किए जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनडीओ, यूनेस्को। सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ डी हो जाएगा, यूएनडीपी हो जाएगा। यानी मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? यूएनडीपी द्वारा। रोपण किसी के अंतर्गत उगाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रोपण किसी के अंतर्गत उगाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, चाय। तो सही जवाब यहाँ बच्चों जो है डी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो असम। आज शाम चाय की पार्टी। देखो ट्रिक्स हम लोग कहीं नहीं भूलेंगे। जो है चाय भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आसाम में। तो आज शाम चाय पीना है, तो आज शाम से हो जाएगा आसाम। आज शाम क्या पीना है? चाय। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? असम में। तो रोपण किसी के अंतर्गत किसे को जाता है? चाय को उगाया जाता है। बच्चों जो चाय होती है पर्वतों वगैरह में होती है, ढलाई, जहाँ ढाल होता है वही होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है बागानी फसल है? जूट, गेहूँ, धान, रबर। यहाँ पूछ रहा है कौन सी जो है बागानी फसल है 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों जो है सही जवाब सी हो जाएगा रबर। रबर ये सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? जो है केरल में। रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? केरल में होती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, विनिर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को जो है क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी बार पुलिस में भी पूछा गया था दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंटर जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और यूपी बोर्ड के लिए खास तौर से रहेगा दोस्तों। तो बच्चों विनिर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को जो है क्या कहा जाता है? तो विनिर्माण, देखो यहाँ नी है तो यहाँ भी यहाँ नी है, नीले कलर का श्रमिक। विनिर्माण नी है, नी उठा के हम लोग यहाँ कर देंगे, नीले कलर श्रमिक कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को नीले कलर के श्रमिक जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। तृतीय क्रियाकलाप जो बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप का होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि वगैरह आता है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे रखा गया है? व्यापार को जो है रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो बच्चों जो है 72 किलोमीटर। पनामा नहर की जो लंबाई है वो जो है 72 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO जिसको जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जनेवा में स्थित है। कहाँ है? जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो इसकी स्थापना जो है पूछ रहा है, तो 1955 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई थी, 1955 ईस्वी में जो है हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? तो बच्चों जो है ईसाई है। कौन है? ईसाई। तो ये 10 नंबर पूछा गया है बहुविकल्पी में। अब हम लोग अतलघुत्री प्रश्नों को जो है देखेंगे। अतलघुत्री में पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। कभी कभी 2 नंबर तो कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में जो है पूछा जाता है अतलघुत्री प्रश्न। मानव भूगोल के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? मानव भूगोल के 2 प्रमुख घटक आपको बताना है क्या है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल एवं भौतिक भूगोल के 2 प्रमुख घटक हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे, मानव भूगोल के 2 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। मानव भूगोल के 2 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो लिखेंगे उत्तर मानव भूगोल, पहला है मानव भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल। भूगोल के 2 प्रमुख घटक है जो है मानव भूगोल के 2 प्रमुख घटक हैं। भूगोल में इनका अध्ययन समग्र रूप से जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों अतलघुत्री का कि जो है कुटीर उद्योग को जो है परिभाषित करना है। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखेंगे। देखो, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे उद्योगों में कम पूंजी एवं कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसे किसी भी स्थान पर जो है स्थापित किया जा सकता है। सीधी सी परिभाषा है कि कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे उद्योग में कम पूंजी एवं कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसे किसी भी स्थान पर जो है स्थापित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया कि जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या प्रवास से जो है क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, जनसंख्या प्रवास से जो है क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जनसंख्या प्रवास कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जनसंख्या प्रवास कहलाता है। जहाँ से लोग प्रवास करते हैं उसे उद्गम स्थान तथा जहाँ लोग जाते हैं उस स्थान को जो है गंतव्य स्थान कहते हैं। तो बच्चों जहाँ से लोग प्रवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्गम, क्योंकि उद्गम वहीं से जहाँ निकल रहे हैं उसे उद्गम बोला जाता है, उसे उद्गम स्थान। और जहाँ लोग जाते हैं उसे जो है गंतव्य स्थान जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग कि मानव विकास से जो है दोस्तों क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, मानव विकास का आशय मानव के संपूर्ण विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता सहित अन्य अवसरों की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। मानव विकास का आशय मानव के संपूर्ण विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सहित अन्य अवसरों की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। आर्थिक बच्चों जो पैसे वगैरह धन से संबंधित होता है उसे आर्थिक कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं जो है किन्हें कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उत्तर होगा आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा की गई वे क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वह जीवन निर्वाह के साथ साथ आय की भी जो है प्राप्ति करता है। यह क्रियाएं मुख्यतः 4 भागों में विभक्त होती हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। यह क्रिया मुख्यतः 4 भागों में विभक्त होती है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ। पंचम क्रियाएं भी होती हैं। बड़े पैमाने पर स्थापित उद्योगों की क्या विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बड़े पैमाने पर स्थापित उद्योगों की जो है क्या विशेषता है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। बड़े पैमाने पर जो है स्थापित उद्योगों में पूंजी की लागत अधिक होती है एवं ऐसे उद्योगों में कुशल श्रमिक, कच्चे माल, परिवहन एवं भारी मशीनों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो है विशेष प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो है विशेष प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आगे हम लोग। लघुत्तरी प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लघुत्तरी प्रश्न है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का जो है दोस्तों जो है वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का जो है वर्णन कीजिए। देखो, जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वो 4 अंकों के होते हैं। जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं बच्चों वो जो है 4 अंकों के पूछे जाते हैं, 4 अंक का रहता है। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए लघुत्तरी प्रश्न है।
तो उत्तर देखेंगे, हम लोग लिखेंगे। बहुत सरला है, बहुत कठिन क्वेश्चन देखो नहीं होते हैं। आप दिमाग से पढ़ेंगे बच्चों तो याद हो जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन है आप लिख लेंगे। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण के जो है, देखो वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु आप लोग समझ रहे हो, जो हवाएं वगैरह हवा को दूषित कर देते, तमाम गैसें वगैरह जो होती हैं ये सब दूषित कर देती हैं पर्यावरण को, वही सब है वायु प्रदूषण। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मोटर वाहन। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का 50% से 60% सड़क पर चलने वाले वाहनों से होता है। अभी हमने बताया जो जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तमाम गैसें निकलती हैं। मोटर वाहन बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का 50 से 60% सड़क पर चलने वाले वाहनों से होता है। नंबर 2, उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जहरीली गैस, राख आदि वायुमंडल में मिल जाते हैं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और जहरीली गैस, राख आदि वायुमंडल में मिल जाते हैं। नंबर 3, शहरी कचरा। नगरों और महानगरों से प्रतिदिन लाखों टन अपशिष्ट या कचरा निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण फैलता है। उसके बाद में चौथा नंबर देखेंगे। खदानों से निकली धूल पत्थर की खानों अथवा अन्य खानों से भारी मात्रा में धूल निकलकर वायुमंडल में फैलकर वायु को प्रदूषित करती है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी 5वां नंबर है। ताप बिजली घर, इनसे अत्यधिक धुआं और राख निकलती है। उदाहरण के लिए 500 मेगावाट के ताप बिजली घर से प्रतिदिन धुएं के साथ साथ 2000 टन राख निकलती है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। अगला क्वेश्चन बच्चों, कोलकाता समुद्री पत्तन काफ़ी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था क्यों खो चुका है, इसके 3 कारण बताइए। देखो तो पत्तन होता है बंदरगाह को कहते हैं, जहाँ जहाज़ें रुकती हैं। कोलकाता समुद्री पत्तन काफ़ी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था क्यों खो चुका है, इसके 3 कारण बताइए। तो इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्यात का विशाखापट्टनम तथा पारादीप समुद्री पत्तनों की ओर मुड़ना। और उसके बाद में है नंबर 2, काम करते हैं कुछ गंगा नदी द्वारा लाई गई भारी गाद का भी सामना करना पड़ता है। देखो दूसरा है, यहाँ से देखिए दोस्तों, एक नहीं इतना रहेगा। देखो, इसे गंगा नदी द्वारा लाई गई भारी गाद का भी सामना करना पड़ता है। देखो गाद माने होता है तलछट होता है, ये चिकनी मिट्टी के एक छोटा सा कण होता है, तो तलछट भी इसे कहते हैं, जिसे तलछट कहते हैं। गंगा नदी द्वारा लाई गई भारी गाद का भी सामना करना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा नंबर है, यह ज्वारी पत्तन है। यह जो है ज्वारी पत्तन है, यह ज्वारी पत्तन है और इसे जो है बार बार हुई नदी के छात्रों की भी आवश्यकता होती है। देखो यह एक ज्वारी पत्तन है और इसे बार हुई नदी के छतराव की भी जो है आवश्यकता होती है। छतराव है, छात्र आ गया है दोस्तों, छतराव होना चाहिए। छतराव की आवश्यकता होती है ताकि जल का जो है न्यूनतम, ताकि जो है जल क्या रहे, ताकि जल की न्यूनतम स्तर बना रहे और नौकायन आश्वस्त रहे। और नौकायन क्या रहे दोस्तों, आश्वस्त रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का जो है क्या महत्व है, आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का क्या महत्व है। बहुत सरल क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। जल संसाधन हम लोग जानते ही हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, सभी जानते हैं। और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भाई सिंचाई के विकास करना आवश्यक है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत बच्चों भाखड़ा नागल, उसके बाद में हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर जैसी अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। जल की मांग वर्तमान में सिंचाई की आवश्यकता के लिए सर्वाधिक है। कृषि में सर्वाधिक भौम जो भूमि के अंदर से निकलता है, भौम जल तथा धरातलीय जल का उपयोग होता है। 89% धरातलीय जल का तथा 52% भौम जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, जबकि सतही जल का 2% और भौम जल का 5% भाग औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त जो है किया जाता है। बहुत सरल है ये क्वेश्चन।
देखो बच्चों, जो 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा छापने में मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत में तीनों भिन्न 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 फसल ऋतुओं की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भारत की जो है तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की जो है विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, भारत के उत्तरी एवं आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, खरीफ की फसलें। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, जूट, ज्वार, बाजरा एवं अरहर आदि। खरीफ की फसलें ये सामान्यतः जून से सितंबर तक जो है होती है। उसके बाद में है रबी की फसल। रबी आप लोग जानते हो, जो ठंडी के सीजन में यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसमें कम तापमान वाली शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि शामिल हैं। ये सब जो है ठंडी में दोस्तों जो है बोए जाते हैं। गेहूं, चना हो गए, जैसे सरसों हो गया, सब रबी की फसल है। उसके बाद जायद की फसलें हैं, या एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल है। अल्पकालीन जो कम समय के लिए होता है, जो रबी फसल कटाई के बाद बोई जाती है। इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां जो है चारे की फसलों की किसी सिंचाई के आधार पर जो है की जाती है। समझ रहे हो भैया? ये 3 भिन्न ऋतु मतलब 3 प्रकार की जो फसलें हैं भारत की, जो भिन्न भिन्न है। आगे देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर जो है टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर जो है क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है दोस्तों। देखो, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं वो 6 नंबर का रहते हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, अथवा एशिया जनसंख्या के असमान वितरण के 5 कारकों का वर्णन कीजिए। ये पूछा गया था पेपर में। यहाँ 6 नंबर आपको जो है मिलेगा। मानव विकास शब्द की परिभाषा दीजिए। मानव विकास क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण जो है स्पष्ट जो है कीजिए। ठीक है भैया? तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।